नमस्कार चौहान जी, ये चॉइस बहुत क्लियर है, सुप्रिया जी कह रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को लगता है कि वो जो चॉइस दे रहे हैं, जनता उसी को पसंद कर रही है। वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर अब अगर आप हाल की घटनाओं का ज़िक्र करना चाहें तो किसान आंदोलन है, अडानी का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा है और अब ये मणिपुर की लगातार हो रही हिंसा है। आपको क्या लगता है कि क्या चॉइस इतनी क्लियर हो गई है लोगों के सामने कि वो तय कर सके कि उन्हें किस ओर जाना है? ये देखिए, मोदी जी को ऐसा लगता है कि 10 साल में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं देश में। अभी जो बात हुई कि घमंडी जो है सबसे देश में कौन होगा, तो वो सिर्फ स्वयं मोदी ही जी है। क्योंकि इन्होंने इतना घमंड है उनको उनको इस तरह से वो सोचते हैं कि मेरे सिवा कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता। किस चीज का इनको कॉन्फिडेंस है इतना? आज 10 साल में पूरा देश उन्होंने अदानी अंबानी को बेच दिया है, इस देश को कंगाल कर दिया है, देश की महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। सिलेंडर का भाव जो 400 रुपया था आज 1200 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, सिलेंडर के दाम कम कर दूंगा, बेरोजगार युवकों को नौकरियां दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, ये सब कहने वाले मोदी आज किस घमंड में जी रहे हैं? उन्होंने परसों अविश्वास ठराव पे जो बात की 2-2.5 घंटा, उसमें उन्होंने मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाते हैं वो स्वयं अपने देश के हर नागरिक का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई आप ऐशो आराम से जी रहे हैं, ये संसद अच्छी तरह से चल रही है और ये अविश्वास ठराव क्या है? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके उन्होंने इंदिरा जी को और सब लोगों को कोसने का जो काम किया है, देशवासी देख रहे हैं। मुझे ये कहना है कि देशवासियों को अभी ये सब सहन करने की शक्ति नहीं है। और अगर सच का चुनाव हुआ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये घमंड है तो ये ईवीएम के मशीन पे इनको घमंड है। क्योंकि आज तो पूरे देश में ऐसे हालत है कि मोदी जी का नाम कोई ले भी नहीं सकता उनके चमचों के सिवा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के भक्त है, आज भी भक्त है। परसों मैंने टीवी पे एक देखा, एक जो बड़े शहजादे थे, उन्होंने कहा कि क्या है 5,000 पेट्रोल भी हो गया तो हमें हमें तो मोदी जी को ही लाना है। यानी ऐसे कुछ पागल लोग अगर छोड़ दिए कि भाई मोदी के भक्त होकर पागल हो गए हैं, तो बाकी सारे देश में मोदी के खिलाफ बहुत चिढ़ है और ये मोदी सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसलिए पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है और मुझे लगता है 2024 तक ये वातावरण जरूर बनेगा। और खास करके मोदी जी को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि ये इंडिया नाम कैसे आया। ये इंडिया नाम आने के बाद जो राजनीतिक दल है पूरे देश के, इनकी जो ये है उनको उनको जो पूरे देश से एक ये मिल रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये सचमुच हमारे हमारे से मुकाबला कर सकते हैं। आज तो मोदी जी को इस बात का घमंड है कि मुझे हराने वाला इस देश में पैदा नहीं हुआ। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा देश जोड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, उसमें राहुल गांधी जी जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, किसानों को, महिलाओं को, हर एक को मिल रहे थे, इससे उनके प्रति देशवासियों को काफी प्यार जुड़ गया है और ये सब मोदी जी से देखा नहीं जाता। अभी जी। मणिपुर में जो हालत हुई उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 2-2.5 घंटा वो अविश्वास ठराव पे बोलते रहे, लेकिन मणिपुर के जिम्मेदार वो कांग्रेस को अगर ठहराते हैं तो आज मणिपुर की जो हालत है वो उनकी वजह से है। और वो इतने दंगे 100 दिनों से चल रहे हैं लेकिन उसको कहीं रोकने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जो मणिपुर में चल रहा है वो गुजरात में 2002 में हुआ था। ये मणिपुर यानी गुजरात पैटर्न ही है। गुजरात में भी महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार किए गए, उनके नग्न ये करने की कोशिश की, बस ये जलाने का काम किया। तो ये सब मोदी जी को उसका कोई सुख दुख नहीं है। जो उन्होंने गुजरात में किया वही आज मणिपुर में हो रहा है। तो उनसे हम लोग ये अपेक्षा करें कि भाई ये कुछ करेंगे
तो मुझे लगता है ये कुछ करने वाले नहीं है। अभी देशवासियों को 2024 में मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, इसलिए इकट्ठा होने के सिवा, एक साथ जुड़ जाने के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भले ही राजनीतिक दल हो, इंडिविजुअल हो, सबको जिसको ऐसा लगता है कि इस देश में फिर से मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, ऐसे सब लोगों ने एक साथ होकर मोदी सरकार को पराभूत करना, यही हमारा पहला प्रथम कर्तव्य होगा, और जी ये करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ जुड़ जाना चाहिए। जी विद्या जी, ये कुछ तो इस तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से समाज को बांटकर वो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, करना चाहते हैं। एक और अभी जो नई खबर है एक दो दिन की, कि इलेक्शन कमीशन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन का वैसे भी वो अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे, अब और ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये जो पूरे एक सिस्टम पे कंट्रोल करके, मीडिया पर कंट्रोल करके, और जो धन का फ्लो है पॉलिटिक्स में, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया है। वो एक पार्टी की तरफ जा रहा है, बाकी पार्टियों को वंचित उससे किया जा रहा है, बल्कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके अगर उनके पास कुछ थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हैं तो उसको भी कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं लगातार धार्मिक आधार पर जो हो रहा है, और ये जो चार बाकी की चीजें हो रही हैं, उसके बाद 2024 को हम किस तरह की लड़ाई के तौर पे देखें? क्या ये एक जो हम बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहीं नजर आ रहा है? देखिए, इन्होंने पूरा चुनाव आयोग, यानी मीडिया तो उन्होंने खरीद लिया है, अभी चुनाव आयोग भी वो खरीद ले रहे हैं, और उसमें जो प्रमुख है वो खुद मोदी बनना चाहते हैं और कोई नहीं। यानी उनके मिनिस्ट्री में किसी मिनिस्टर को बोलने की इजाजत भी नहीं। नोटबंदी के टाइम हम लोगों ने ये देखा है कि किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। तो ये तो डिक्टेटरशिप है, और मोदी जी पूरे हिटलर बन गए हैं। उन्होंने पूरा देश अपने मुट्ठी में करके रखा है। वो कर लो दुनिया मुट्ठी में की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये देश कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव ये हमारा आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने पूरे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन अभी हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जैसे इस देश में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम लोग एक साथ आते हैं, इकट्ठा आते हैं, तो आज भी ये नामुमकिन नहीं है। हम लोग अगर जैसे कि इंडिया अभी सारे राज्यों में हर एक पार्टी के नेता एक साथ आए हैं, इसी तरह लोगों में भी भले ही हमारे विचारों में मतभिन्नता हो, लेकिन मोदी को हटाना है और देश बचाना है, ये अगर लोगों ने तय किया, तो मुझे लगता है फिर से हम एक बार इस देश पर सत्ता ला सकते हैं। अगर हम सत्ता लाए तो ये मोदी और शाह फिर से खरीद बिक्री करेंगे, जैसे कि आपने देखा है महाराष्ट्र में और कई राज्यों में विधायकों को खरीदना इन्होंने आसानी से किया था। कई राज्यों की सत्ता उन्होंने ये कर दी थी, जैसे कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सत्ता बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन यहाँ के विधायक खरीद के उन्होंने सूरत लेके गए, फिर गुवाहाटी लेके गए, कामाख्या देवी गए, फिर गोवा गए, फिर से मुंबई में आए और सत्ता स्थापन की। अभी भी एनसीपी के इन्होंने टुकड़े करना ये किया। तो ये इनकी आदत बन चुकी है, और लोगों को खुलेआम ये सब मीडिया से दिख रहा है, लोगों को समझ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को जगाना, ऐसे लोगों को विश्वास देना कि भाई अगर मोदी है, ये 2024 में मोदी की सत्ता जा सकती है, और ये सत्ता से उनको उतारने के लिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये लोगों में जन जागृति करना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत ही लोग अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके ही हम लोग अगर इकट्ठा आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी 17 तारीख को एक मीटिंग भी रखी है कि जितने भी संगठन है, एनजीओज है, इंडिविजुअल है, जिनको ऐसा लगता है कि वो मोदी सरकार फिर से नहीं आना चाहते, ऐसे सब लोगों को एक साथ करना, और इंडिया जो बन गया है उसके साथ खड़ा रहना, उसके लिए उसको मजबूत करना, ये अपील लोगों को करनी चाहिए, और मुझे लगता है ये हम लोग करेंगे।
क्योंकि नफरत फैलाना, दंगे फैलाना, हिंदू मुस्लिम भेद करना और देश का बंटवारा करना, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मैं गई थी, उन्होंने खुलेआम कहा कि पुलवामा का अटैक हुआ था, 2 घंटे के बाद ही उन्होंने तब मोदी जी से बात की थी और मोदी जी ने कहा था चुप बैठो, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। यानी जैसे 2019 में पुलवामा किया था, उसी तरह से अभी 2023-24 में वो किसी भी मंदिर के ऊपर, यानी अयोध्या, मथुरा, काशी, कहीं ना कहीं बॉम्ब स्फोट करके हिंदू वोट्स एक साथ लाना चाहते हैं और वो करेंगे। लेकिन इसके लिए इस मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग हम लोगों ने करनी चाहिए कि भाई यहाँ दंगे न हो, यहाँ कोई अगर होता है अटैक तो लोग एक साथ फिर से हो सकते हैं। जो भाजपा बाबरी मस्जिद के पहले दो सीट सुन के नहीं थे, लेकिन वो आज सत्ता में है। तो इनको जो है, इनका एक अस्त्र, प्रभावी अस्त्र है कि भाई लोगों को लड़ाना, डिवाइड एंड रूल, जैसे ब्रिटिशों की नीति थी वैसी ही इनकी है, डिवाइड एंड रूल। पूरा देश को आप झगड़ा लगा के एक दूसरे को मार, और ये इसका क्या है, डाइवर्ट हो जाता है महंगाई का और बेरोजगारी से ध्यान हटाना। किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता है, उसका ये डाइवर्शन करने के लिए वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन ऐसे हथकंडों से भी लोगों को सावधान करना, बार बार लोगों को ये कहना कि भाई सिलेंडर हमें 400 रुपए में ही चाहिए। अभी परसों मैंने राजस्थान की ऐड देखी, क्योंकि राजस्थान का टीवी पे प्रचार देखा कि अभी 500 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए, मिलेगा आपके लिए। तो क्यों मिलेगा? आपने तो कहा था ना, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपए में था, तब आपने कहा था 300 रुपए हो जाएगा। पेट्रोल और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था 30 और 35 रुपया पेट्रोल और डीजल मिलेंगे। तो आज क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं ये मिल रहा है? बार बार हम लोगों ने इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि किसानों को दाम मिलना चाहिए, सिलेंडर 400 रुपए में ही चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। खाद्यान्न, जो हम लोग राशन की बात करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन मुफ्त में दे रहे, कोई एहसान कर रहे, आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब रेखा के नीचे डाला है। ये मोदी का सबसे बड़ा ये है कि निष्फलता है। तो लोगों को बार बार ये कहना चाहिए कि आप कोई भिखारी नहीं हो, आपको भी अच्छा दाम मिलना चाहिए, आपके फसल को दाम मिलना चाहिए, आपके बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। तो हम लोग कोई भिखारी नहीं है जो लोगों को 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज देते हैं। इसका भी लोगों ने इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि मोदी ये गरीबी बढ़ाना चाहता है। कोई अदानी अंबानी जैसे 2-4 लोगों को बड़ा करके ये देश बेचने का काम मोदी जी ने किया है। तो ये सब लोगों के सामने बार बार लाना, ये हम सब लोगों का फर्ज है, और जनता को जागरूक करना, ये काम मुझे लगता है बड़े पैमाने में हम लोगों को अभी करना चाहिए। हमारे पास जी बहुत ही दिन कम बचे हैं और इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए।